स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं और करंट अफेयर में काफ़ी अच्छे करंट अफेयर देख लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि हमारी रिकॉर्डिंग जो है या कहीं पीडीएफ इधर हो जा रहा है या कुछ ऐसा मिसमैच देखने को मिला पहले से लेकर तीसरे तक। तो इसलिए हम अब 2G इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया, वहां से बताना है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन लेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि पीछे क्या पढ़ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट पढ़ चुके हैं हमें याद रखना चाहिए वो। अगर आपको सार्थक लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर सार्थक लगे तो। चलिए, पहला हमने उसमें बात किया था किसको लेके, रामसर स्थल के बारे में लेके हमने बात किया था। तो अगर रामसर स्थल की बात करें, रामसर की बात करें तो ये अभी समय साइन कहाँ हुआ था? तो ईरान के रामसर स्थल, रामसर शहर में हुआ था और 1971 में साइन हुआ था। और ये रामसर अभी समय कब से प्रभावी हुआ था? 1975 में। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें कितने देश शामिल हैं। रामसर अभी समय को हस्ताक्षरित कितने देश किए हैं? तो 172 देश किए हैं, 172 देश किए हैं। ठीक है ना। मजे की बात है कि इसमें 11 भारत के रामसर स्थल शामिल किए गए, 11। तो उसमें से 4 कहाँ के थे? तमिलनाडु के। ठीक, 4 तमिलनाडु के। और तुम्हारा उड़ीसा के कितने? 3 थे। तो देखो, तमिलनाडु के 4 कौन कौन थे वो देख लें। हमने कहा ना, बस कर चित्र मत बना या बस कर चित्र, ऐसे कुछ भी याद करो। तो वह से करेंगे वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य। वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य था पहला नंबर में। दूसरे नंबर पे हमने बताया था चित्रांग गुंडी, चित्रांग गुंडी। और तीसरा हमने बताया था क्या? कांजीरकुलम, कांजीरकुलम। ठीक है। और चौथा हमने बताया था सुचिंद्रम थेरूर अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर अभ्यारण्य। ठीक है। तो ये हमने बताया था 4 तमिलनाडु के। और इन 4 को शामिल करने के बाद तमिलनाडु में टोटल कितने हो गए? 14 हो गए हैं रामसर स्थल। 14 हो गए, अर्थात भारत के राज्यों में देखें तो सबसे अधिक रामसर स्थल किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। ये बात क्लियर हो गया। ठीक। दूसरा, हमने 11 बोला था, तो 11 में तमिलनाडु के 4 देख लिए। उड़ीसा में 3 है। उड़ीसा में कौन कौन 3 है? तो उड़ीसा में देखो, एक हीराकुंड, तंपारा, और अंसुपा झील, ये उड़ीसा में 3 है। ठीक। अब आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में कौन है? तो जम्मू कश्मीर में बताया था कि 2 हैं। एक हाईगम आर्द्र भूमि, एक है कौन? हाईगम, बहुत ज्यादा गम था। ठीक है। दूसरा सालबुग है, सालबुग शामिल हुआ। ये 2 शामिल हुए जम्मू कश्मीर के। तो नेक्स्ट कौन? तो एक एमपी का शामिल हुआ, मध्य प्रदेश का, वो हमने बताया यशवंत सागर। ठीक है, ये एमपी का था। और महाराष्ट्र का कौन था? एक वो था थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। ठीक है, फ्लेमिंगो। ये हमारा 11 हमने देख लिया। तो टोटल रामसर स्थल कितने हो गए? 75 हो गए। और 11 के पहले वाला हमने कहा था कि हमने एक मैप के थ्रू पिछले जब अप्रैल मई में बता रहा था तो उस वहां पे बता दिया था। ठीक है ना। तो ये हमने रामसर, पहला रिवीजन रामसर का किया। दूसरा, हम लोग इंपॉर्टेंट किस चीज को देखे थे? तो 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। तो पहले तो इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था? तो 16वां हुआ था। ठीक है। हमने इसमें बताया था आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 क्या, किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 62 को बोला था कि प्रेसिडेंट की कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति क्या हो जाना चाहिए? निर्वाचित हो जाना चाहिए। ये आर्टिकल 62 में बोला। फिर हमने आर्टिकल 56C बताया। 56 में बोलता है कि प्रेसिडेंट अपने पद पे तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त होके ना आ जाए। आर्टिकल 56 में भी बोल दिया। फिर हमारा 55(3) जो है, जो कंफ्यूजिंग है वो बताएं, वो नॉर्मल हम रिवीजन करा देंगे। तो इसमें क्या बोला गया कि निर्वाचन कैसे होगा? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमण मत होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि इनका मतदान होता है वो कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। ठीक है ना। तो कैसा होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पे होगा और एकल संक्रमण हस्तांतरण मत प्रणाली होगा। और कैसा गुप्त होता है? मतदान गुप्त होता है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, इसमें निर्वाचन में
अगर निर्वाचन की बात करें तो हमने याद करने का बताया था कि देखो निर्वाचन जब लिखते हैं तो निर्वाचन में 4 है ना तो 54 हो गया। शक्ति में क्या, शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो 53, 53 का मतलब 3, शक्ति में 3 है। और 57 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये पुनर्निर्वाचित होने का राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल या आर्टिकल बोलता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग कुछ अनुच्छेद हैं जो अच्छे इंपॉर्टेंट हैं वो देख लिया। अब जरा से इंपॉर्टेंट देखो क्या है कि निर्वाचन में क्या होना चाहिए, निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। कौन निर्वाचित सदस्य होते हैं, और निर्वाचित सदस्य के कहाँ के, तो एमपी, एमपी के मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। और दूसरी बात 28 राज्यों के जो विधानसभा है उन विधानसभा के क्या, एमएलए, और प्लस 2 यूटी है, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है ना, दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि कौन होगा, निर्वाचित सदस्य होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि ये दिल्ली पुडुचेरी कब शामिल हुए। तो ये 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में 17वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इनको शामिल किया गया था। लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ था, लागू कब से हुआ था, तो 1995 में। तो दिल्ली और पुडुचेरी 17वें संविधान संशोधन से जुड़ रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये अक्सर गलत हो जाएगा अगर आ जाए तो ये हमने कहा। तो हमारे राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी क्या हुए, चुनी गई, विजयी हुई। और 25 जुलाई को क्या की, ये शपथ ली थी 25 जुलाई को। तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, मालूम होना चाहिए, सीजीआई दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, ठीक है ना। तो इनके अपोजिट में, द्रौपदी मुर्मू जी के अपोजिट में कौन खड़ा था, तो यशवंत सिन्हा खड़े थे, ठीक है ना। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो मत दिया गया था वो मत पत्र कैसा था, तो एमपी के लिए ध्यान रखना, एमपी जो मत दिए थे उनका हरा मत था, हरा कलर का था, और जो एमएलए दिए थे उनका मत पत्र कैसा था, गुलाबी था, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाला, कभी एग्जामिनर मजा लेने के लिए पूछ ले तो सजा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने ये अच्छे से बताया था कि एमपी का मत एमएलए के मत के बराबर नहीं होता है, कभी नहीं होता है। एमपी का मत हमेशा ज्यादा एमएलए के मत से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये हमने कारण भी बताया था, और कारण में नहीं जाएंगे, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। निर्वाचन अधिकारी कौन था, प्रेसिडेंट के निर्वाचन अधिकारी, तो निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी थे, ठीक है, पीसी मोदी थे। तो ये हमारा प्रेसिडेंट का हो गया। अब आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। देखो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट में हमारे कौन विजयी हुए, जगदीप धनखड़ जी विजयी हुए, ठीक है ना। और ये 14वां वाइस प्रेसिडेंट के रूप में व्यक्तिगत रूप से नियुक्त हुए, ठीक है ना। तो इनके निर्वाचन अधिकारी कौन थे, तो उत्पल कुमार थे, उत्पल कुमार सिंह थे। अब इनमें निर्वाचन कौन करता है, तो ध्यान रखना कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं, करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ऐसा नहीं है कि केवल निर्वाचित सदस्य, सभी करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आ गया कि हमने ये प्रेसिडेंट वाला तो बता ही दिया और वाइस प्रेसिडेंट का भी बता दिया। एक बात रह गया कि प्रेसिडेंट में जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो अगर कार्यकाल के हिसाब से देखें तो 17वें हैं, लेकिन अगर व्यक्ति के अनुसार देखा जाए तो वो 15वें हैं। ये हमारे जो प्रेसिडेंट बनी है कार्यकाल के हिसाब से कौन से 17वें और व्यक्तिगत रूप से 15वें बनी है। तो ये हमने बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट है। और आज थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं, उसके बाद इसको एंड कर देंगे एक पोर्शन जो है वो, ठीक है। अब जरा सा आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, बर्मिंघम गेम हुआ था, बर्मिंघम वो 22वां हुआ था, क्या राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, कौन सा, कहाँ पे हुआ था, तो बर्मिंघम में हुआ था। और बर्मिंघम कहाँ है, यूके में है, ठीक है ना। तो कितने हैं राष्ट्रमंडल खेल में, देखा जाए राष्ट्रमंडल खेल में के बारे में जाने तो कितने कुल सदस्य हैं, तो 56 सदस्य हैं। और इसमें खेल में जो अभी हुआ था जुलाई से अगस्त में, इसमें 72 क्षेत्रीय टीमें ने हिस्सा लिया। तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ हुआ था, तो 1930 में हैमिल्टन में हुआ था। 1930 में हैमिल्टन, कहाँ, कनाडा में। इसका मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रमंडल का, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में। तो ये बात समझ में आया। अब ये भी जान लो कि इसमें 4 खेल जोड़े गए। तो एक T20 महिला जोड़ा गया, दूसरा जोड़ा गया बास्केटबॉल, ठीक है, और तीसरा व्हील चेयर के साथ बास्केटबॉल, और चौथा इसमें जोड़ा गया मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग। ये 4 खेले गए। इस बार निशानेबाजी शामिल नहीं था, इसके लिए भारत के पदक क्या हो गए, कम हो गए, निशानेबाजी शामिल नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे सफल एथलीट कौन रहा राष्ट्रमंडल खेल में, तो वो रही सबसे सफल एमा
मैक्योन, एमा मैक्योन, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने अभी तक टोटल 20 पदक जीत चुकी है, जिसमें से सोचो इस 20 पदक में से कुल 12 पदक जीती हैं गोल्ड, बाकी और सब मिला के। एमा मैक्योन ने इस बार जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें 8 पदक जीती, इसीलिए इनको सबसे सफल एथलीट के रूप में घोषित किया गया। 8 पदक जीती इन्होंने, ठीक है ना, 22वें में, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें 6 गोल्ड है, ठीक। अब नेक्स्ट रिवीजन में आते हैं कि डेविड डिक्सन अवार्ड किसमें दिया जाता है, तो राष्ट्रमंडल में दिया जाता है डेविड डिक्सन अवार्ड, ठीक है। तो डेविड डिक्सन अवार्ड किसको मिला, तो फेंग तियान वेई को मिला, फेंग तियान वेई को मिला, और ये कहाँ के हैं, सिंगापुर के हैं, उनको मिला, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो इसमें लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट है, तो नंबर 1 पे कौन था, ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे नंबर पे कौन था, इंग्लैंड था, और तीसरे नंबर पे कौन था, कनाडा, और चौथे नंबर पे भारत था। तो ऑस्ट्रेलिया ने कुल पदक जीते थे कितने, 178 पदक जीते थे। इंग्लैंड ने कितने, 176, और कनाडा ने कितने, 92। भारत ने जीते थे कितने, टोटल 61, जिसमें गोल्ड कितना था, 22 था, सिल्वर कितना था, 16, और ब्रॉन्ज कितना जीता था, 23। तो टोटल 61 पदक जीता था भारत ने, और कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, ठीक है ना, ये भी बता दिया। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट था कि एक नया प्रक्षेपण यान यूज किया है इसरो ने, जिसका नाम है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ये बनाया, तो ये इसरो का नया एक यान जोड़ गया, प्रक्षेपण। अक्सर हम लोग PSLV, ठीक है, GSLV और GSLV मैक 3 ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बार SSLV का भी नाम जोड़ गया, ठीक है ना। तो इसको बनाया कौन था, तो देखो तिरुवनंतपुरम में स्थित एक विक्रम साराभाई अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, उसके द्वारा क्या बनाया गया। तो SSLV लॉन्च किया गया, यही अभी 7 अगस्त को, मतलब पिछले 7 अगस्त को ये लॉन्च किया गया था। उस लॉन्च में 2 प्रोजेक्ट भेजा गया था, एक 2 सैटेलाइट था, एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था जिसको EOS-2 बोलते हैं, और एक था आजादी सैट। तो EOS-2 तो जानते ही हो कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, दूसरा है आजादी सैट। आजादी सैट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आजादी सैट से क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि इसको एक स्टार्टअप ने बनाया है, भारत का ही स्टार्टअप है, स्पेस किड्स इंडिया नामक। कौन सा, स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अभी एक न्यूज में रहा था मंकी पॉक्स को लेके क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ये देखो जूनोटिक डिजीज होता है। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये जानवरों से क्या मनुष्य में फैलता है, ठीक है, तो वो जूनोटिक होता है। और पॉक्स, जैसे मंकी पॉक्स बोले ना, पॉक्स, तो पॉक्स वायरिडे का मतलब होता है, साइंटिफिक नेम है, वायरिडे का मतलब होता है कि वायरस। तो पॉक्स वायरिडे फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये इतना अगर टफ आएगा तो पूछा जाएगा, लेकिन हमने बता दिया। यह भारत में पहला मामला मंकी पॉक्स का कहाँ मिला था, केरल में मिला था। अभी इसके ऊपर क्या है कि WHO ने इसको फेक घोषित किया है। क्या घोषित किया, फेक। और ये दोनों में याद रखना, WHO हेल्थ नेटवर्क ने इसको पैंडेमिक घोषित किया था, ठीक है ना। तो WHO ने पैंडेमिक घोषित किया था, लेकिन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने, लेकिन WHO ने फेक घोषित किया। फेक घोषित करने का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय कंसर्न का ये क्या है, आपातकाल घोषित किया था WHO ने, इसे पैंडेमिक घोषित नहीं किया था, लेकिन WHO ने पैंडेमिक घोषित किया था। बस ये ध्यान रखना, दोनों में अगर पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अब एक हमने संगठन की बात की थी I2U2 को, तो I2 में आई 2 बार लाओ तो इजराइल और इंडिया हो गया, U2 में कौन सा है, UAE और US है, ठीक है ना। तो इस संगठन की बात की है, नया संगठन आया है, तो इसके बारे में जानना था। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक संगठन ये है NIRF रैंकिंग आया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। कौन निकालता है ये, तो शिक्षा मंत्रालय निकालता है। शिक्षा मंत्रालय कब से निकाला जा रहा है, तो 2015 से निकाला जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अभी जो घोषित हुआ वो किसने घोषणा किया, तो धर्मेंद्र प्रधान, हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में घोषणा किया। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बात देखें तो समग्र रूप से IIT मद्रास क्या रहा, टॉप पे रहा। समग्र रूप में देखें तो IIT मद्रास था, उसके बाद IIC बेंगलुरु था, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में देखें टॉप 10 में, तो एक ही था 5वें नंबर पे, IIT कानपुर था, IIT कानपुर 5वें नंबर पे, ठीक है। अगर इसके और भी बात करें
कि प्रबंधन में नंबर 1 कौन रहा, तो प्रबंधन में IIM अहमदाबाद रहा था। दूसरे नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे IIM बेंगलुरु था। ठीक है, अगर आर्किटेक्ट में बात करें तो कौन था, IIT रुड़की था, IIT रुड़की। मेडिकल में कौन था, तो एम्स था। ठीक है, एम्स कौन, दिल्ली वाला। ठीक, तो इतना जान लें। अब नेक्स्ट न्यूज में था कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज खोला गया। कहाँ खोला गया अंतरराष्ट्रीय बुलियन, तो बुलियन का मतलब क्या होता है, बुलियन का ये मतलब होता है सोना, सोना चांदी, जो भी कीमती जवाहरात हो या पत्थर हो, उनको शामिल किया जाता है। पहले बुलियन में ही एक्सचेंज होता था, पहले करेंसी नहीं हुआ करता था। तो ये बुलियन एक्सचेंज खोला गया, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ खोला गया, गुजरात के गांधीनगर में, जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी। ठीक है, उस गिफ्ट सिटी में खोला गया। ठीक है, और भारत सबसे बड़ा सराफा बाजार है। सराफा बाजार विश्व में देखें सबसे बड़ा किसका है, भारत का सराफा बाजार है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी इसरो ने अपना दूसरा वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया। कौन सा था वाणिज्यिक मिशन दूसरा, तो वाणिज्यिक मिशन दूसरा था, ये इसका नाम था PSLV C53। तो इसका मतलब कि ये सेकंड है वाणिज्यिक मिशन। और किसके द्वारा ये वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया जाता है, तो न्यू स्पेस इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा, न्यू स्पेस इंडिया के द्वारा। ठीक है ना, तो ये पहला, इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा, ये दूसरा है। तो पहला जो वाणिज्यिक मिशन था वो था PSLV C51। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन अभी लॉन्च हुआ था। ठीक है, श्रीहरिकोटा से और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और पहला था C51, या इसी को अमेजेनिया 1 बोला जाता था, अमेजेनिया 1 बोला गया था। इसमें जो C53 है उसमें 3 उपग्रह सिंगापुर के लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, 3 उपग्रह। अब लास्ट वन हम रिवीजन में देख लेते हैं कि स्पार्क क्या है। पूछ लेगा कि स्पार्क क्या है, तो स्पार्क में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो स्पार्क बहुत ध्यान से जानना कि स्पार्क क्या है। इसरो का द्वारा लॉन्च किया गया भारत का प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय है। तो अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय है किसका, अंतरिक्ष जो भी विषय होते हैं, जैसे उसमें जो भी अंतरिक्ष के सामग्री वगैरह यूज किए जाते हैं, उसके लिए वर्चुअल बनाया गया है संग्रहालय। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखना स्पार्क क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मूल टॉपिक पे। तो मूल टॉपिक हमारा आज से स्टार्ट करने वाले थे कि 2G इथेनॉल संयंत्र। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये 2G कौन सा बला है, ये 1G 2G इथेनॉल की बात करते हैं, तो ये आज हम समझ लेंगे। देखो, फर्स्ट जी का मतलब होता है, जी का मतलब जनरेशन। ठीक है, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो सीधे सीधे बायोमास से, जो भी बायोमास से बनाया जाता है इथेनॉल, उसको हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन का है। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है 2G में, अच्छा बायोमास ये भी नहीं समझ में आ रहा कि डायरेक्ट बनाने का मतलब क्या। जैसे बायोमास से डायरेक्ट बनाने का मतलब ये है कि हम ग्रेन से बना दें, जैसे मक्का है, ठीक है, मक्का से बना दें, गेहूं से बना दें, चाहे जिससे बना दें, सीधे बायोमास से बना दें। 2G में क्या होता है कि जो हमारे रेजिडुअल पार्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, उनसे बनाया जाए, रेजिडुअल पार्ट से बनाया जाए। तो रेजिडुअल पार्ट से बनाने का मतलब क्या कि स्टॉक हो गया। ठीक है, जैसे बहुत सारे रेजिडुअल पार्ट होते हैं धान वगैरह के, गेहूं वगैरह के, खोई हुआ, गन्ना पिसा जाता है, गन्ना पिसा जाता है, देखो पेरा जाता है, तो ठीक है, तो खोई से बनाया जाए, तो वो सेकंड जनरेशन में आते हैं। फर्स्ट जनरेशन समझ गए, बायोमास से। सेकंड जनरेशन जो भी रेजिडुअल होते हैं पार्ट, उनसे बनाया जाता है, जैसे खोई हुआ और स्टॉक वगैरह है, उनसे बनाया जाता है। तो थर्ड जनरेशन कौन है, तो थर्ड जनरेशन में एल्गी जो होता है, एल्गी के द्वारा जो यूज किया जाता है, उसको उसके थ्रू बनाया जाता है, एल्गी के थ्रू। तो वो थर्ड जनरेशन इथेनॉल की बात होती है। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि 2G और 3G या 1G क्या होता है। ठीक है ना, तो अभी हमारी बात करें तो देखो कि लगभग 98% ईंधनों की आवश्यकता किससे होता है, फॉसिल फ्यूल से होता है। बायोफ्यूल से कितना होता है, परसेंटेज पूछ लिया जाता है, 2% के करीब बायोफ्यूल से होता है। फिर आता है कि क्यों भैया हम इथेनॉल क्यों मिला रहे हैं, इथेनॉल मिलाने के पीछे पर्पज क्या है। इथेनॉल मिलाने से पहले ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। ऑक्टेन की संख्या क्या बढ़ जाती है, तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, तो ऑक्टेन नंबर हमेशा ध्यान रखना कि फ्यूल की एफिशिएंसी, बर्निंग एफिशिएंसी हो जाता है। जैसे हम कहें ना कि ऐसा है कि ऑक्टेन नंबर जब केमिस्ट्री जो पढ़ा होगा, जैसे ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन अगर सिंगल सिंगल जोड़ते जाए, 10 कार्बन चेन है, तो ये हम कहेंगे कि इसके ऑक्टेन नंबर कम होंगे। अगर वही 10 कार्बन चेन क्या करते हैं, ऐसे बढ़ा दें, ऐसे हम कर दें
10 जोड़ दें, मतलब सरफेस एरिया बढ़ा दें। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो जब भी जानते हो कि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो उसको बर्न करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो वो ऑक्टेन संख्या नंबर, जब भी ब्रांचेस बढ़ जाएंगे तो वो ऑक्टेन संख्या हो जाएगा या फ्यूल की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो इथेनॉल मिलाने के पीछे पर्पज यही है। तो क्यों भैया, क्यों न्यूज में रहा, इसको भी तो जानना जरूरी है। तो इसे देखते हैं। ये सारी राम कथा इसलिए आई है कि एक तो इफिशियंसी अगर बढ़ जाएगी फ्यूल की, तो ये कभी भी मेंस में भी यूज किया जा सकता है। फ्यूल की इफिशियंसी बढ़ जाएगी तो हमारे जो बाई प्रोडक्ट हैं या पॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो हमने इसको लेके नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल पे लेके 2018 में आए थे। कब नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल कब आया था, 2018 में। इसमें बोला गया था कि देखो भाई 2022 तक हम 10% इथेनॉल का मिक्सचर यूज करेंगे और 2030 तक हम कितना यूज करेंगे, 20% करेंगे। लेकिन अभी जो है उसको घटा दिया है। देखो पॉलिसी में पूछे तो 30 तक है, लेकिन अगर पॉलिसी के इतर पूछे तो 20% इथेनॉल का मिक्सचर हम 25-26 तक ही करेंगे, ये बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इथेनॉल का मिक्सचर। लेकिन डीजल में, बायोडीजल में 5% लक्ष्य रखा गया है। डीजल में बायोडीजल का मिश्रण करने के लिए 5% बायोडीजल सम्मिश्रण है, तो कितना लक्ष्य रखा गया, 2030 तक। तो ध्यान रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो 22 तक हमने 10% रखा था वो अपने टाइम से पहले अचीव कर लिया। तो कैसे देखें, इसको देख लेते हैं। इतना राम कथा हम लोग का चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि बात 10% की बात जब पूछा जाए तो 10% में हमने बोला कि इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था 2022 जून में ही इसको क्या कर लिया गया, प्राप्त कर लिया गया, जबकि नवंबर में रखा गया था। दूसरी बात है, पॉलिसी में बोला गया था जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आया था 2030 तक 20% को मिलाने के लिए, लेकिन इससे भी घटा के क्या कर दिया गया, 25-26 तक हमें इसको अचीव करना है 20%, ऐसा बोल दिया गया। ठीक है, तो इतनी राम कथा क्यों सुना रहे हैं, राम कथा इसलिए सुना रहे हैं कि देखो इसमें बात आई है संयंत्र स्थापित करने के लिए 2G की। ठीक है, तो देखो 2G संयंत्र स्थापित किया गया है हमारा कहा, मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया इस संयंत्र का हरियाणा पानीपत में, दूसरी पीढ़ी का है इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, 2G का मतलब हमने बोला कि उत्पादन बायोमास और सेलुलोसिक सामग्री जैसे खोई, लकड़ी, कचरे, कृषि से उत्पादन किया जाता है, ये बता दिए हम लोग आगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उसको देख ले। इसके इर्द गिर्द में देखें तो एक प्रधानमंत्री जीवन योजना है, ये 2G इथेनॉल से संबंधित है योजना। ठीक है ना, इसमें प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, जिसको जीवन योजना बोला गया, उसी के तहत, इस योजना के तहत उस संयंत्र को स्थापित किया गया। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि अनाज आधारित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगाया गया है बिहार के पूर्णिया जिले में लगाया गया। जो बिहार की पूर्णिया जिला है उसमें प्रथम ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र लगाया गया, ये अप्रैल की न्यूज है। ठीक है, तो इसे भी लगे हाथ याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं GSAT 24 का सफल प्रक्षेपण हुआ। ठीक है ना, तो इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें न्यूज में क्या है, GSAT 24 में, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसरो द्वारा ये क्या किया गया है, निर्मित किया गया है, लेकिन स्वामित्व और संचालित और वित्त पोषित किसके द्वारा किया गया है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसका वजन कितना है, तो 4181.3 kg है, और इसका कार्यकाल कितना है, तो ये 15 वर्ष है। ये ध्यान रखना है। ये जो उपग्रह है देश की जो DTH सेवा है उसकी संचार आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्रक्षेपित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये प्रथम मांग प्रेरित उपग्रह है। तो GSAT 24 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रथम मांग प्रेरित उपग्रह है। और एरियन स्पेस द्वारा ये प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह है, 25वां है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, और एरियन स्पेस कौन सा हम लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं, तो एरियन 5। और कहां से ये प्रक्षेपित किया जाता है हमेशा एरियन, तो ये कोरू फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हमने इसके GSAT के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं भारत नवाचार सूचकांक कौन निकालता है, तो नीति आयोग निकालता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि नवाचार सूचकांक कौन निकालता है, भारत निकालता है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि अटल इनोवेशन मिशन जानते हो, ये नवाचार को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, और ये पहली बार कब निकाला गया था, तो ये भारत नवाचार सूचकांक प्रथम संस्करण निकाला गया था 2019 में पहली बार। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। नीति आयोग जारी करता है, इसमें रिपोर्ट में भागीदारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जो इंस्टीट्यूट है वो भागीदार होता है। ठीक है ना,
तो ये नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। इसमें क्या है कि इसके द्वारा नवाचार सूचकांक के द्वारा प्रतिस्पर्धी संघवाद को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। डायमेंशन कितने हैं, तो मुख्य 2 डायमेंशन हैं इसके लिए। तो एक इनेबल्स का किया जाता है, जारी किया जाता है, ठीक है, और दूसरा परफॉर्मेंस जारी किया गया, 2 डायमेंशन में जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इनेबलर्स में कितने संकेतक यूज होते हैं, तो इनेबलर्स में 50 संकेतक और परफॉर्मेंस में कितने संकेतक यूज होते हैं, 16 संकेतक यूज किए जाते हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों के लिए ये जारी किया गया। इसमें 3 श्रेणियां विभाजित किया गया। 3 श्रेणियों में कौन, मेजर स्टेट जो बड़े राज्य हैं उनके लिए, एक नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी राज्य उनके लिए, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट हैं वो, और जो यूटी हैं उनके लिए। ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि गोवा क्या है, एक छोटा सा राज्य है, ठीक है, और छोटा सा राज्य होने के कारण इसको केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों की श्रेणी में रखा गया। तो ये राज्य में नहीं रखा है बल्कि यूटी में रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रैंकिंग का रिपोर्ट देखें तो बड़े राज्यों में नंबर 1 पे कौन था, कर्नाटक था पहले स्थान पे, ठीक है, और आखिरी पे कौन था, छत्तीसगढ़ था बड़े राज्यों में। और सिर्फ 5 राज्यों में देखें तो 3 राज्य कौन कौन, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु दक्षिण भारत के हैं, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में देखें तो नंबर 1 पे कौन था, ये मणिपुर था नॉर्थ ईस्ट में, और उसमें सबसे खराब नॉर्थ ईस्ट में कौन था, नागालैंड, ठीक, ये ध्यान रखने की बात है। अगर यूटी में देखें तो नंबर 1 पे कौन था, चंडीगढ़ था, और लद्दाख का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, ठीक है। तो देखो हमने बता दिया कर्नाटक, दूसरे नंबर पे कौन, तेलंगाना, तीसरे पे हरियाणा है, और चौथे पे महाराष्ट्र है। ये 4 सीक्वेंस जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है मैच करने के लिए। इसमें डीकेडी कर रहा है, दिमाग का दही कर रहा है यूपीपीसीएस, तो 4 मैच करने के लिए हमेशा याद रखना, केटी, एचएम, ठीक है ना, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा और महाराष्ट्र, जैसे भी याद रखना है, याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट में या पहाड़ी राज्य में नंबर 1 कौन है, मणिपुर है, ठीक है, और यूटी में कौन नंबर 1 है, चंडीगढ़ है, ये बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनेबलर्स में जो इनेबलर्स घटक है उसमें नंबर 1 कौन है, तो हरियाणा है बड़े राज्यों में, और नॉर्थ ईस्ट में कौन है, मणिपुर है, और केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य में कौन है, चंडीगढ़ है। तो ध्यान रखना कि कौन सा पूछा है घटक, समग्र रूप से पूछा जाएगा तो ये हरियाणा इनेबलर्स में होगा, इनेबल्स में कौन होगा, ये हरियाणा होगा, और नॉर्थ ईस्ट में कौन होगा, मणिपुर, और चंडीगढ़ यूटी में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना एक बात। दूसरी बात है कि प्रदर्शन में देखें तो बड़े राज्यों में कौन है, तेलंगाना नंबर 1 पे था, नॉर्थ ईस्ट में देखें और पहाड़ी राज्यों में तो उत्तराखंड, और यूटी में कौन था, दिल्ली था प्रदर्शन में। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। 5वें नंबर पे भारत यूपी का था प्रदर्शन में, ठीक। नवाचार सूचकांक में अगर देखें यूपी का तो समग्र रूप से 7वें स्थान पे है, तो ये वृद्धि हुआ है। इनेबलर्स में देखें तो 11वां स्थान है, प्रदर्शन में 5वां स्थान है, तो जो प्रदर्शन में है उसकी कमी आई है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि इनेबलर्स में बढ़ा है, समग्र में रैंकिंग बढ़ा है यूपी का, लेकिन प्रदर्शन क्या हुआ है, घटा है, ये बात ध्यान रखना रैंकिंग के साथ। आज का ये लास्ट टॉपिक है हमारा, किस पे है, ये टॉपिक है सतत विकास रिपोर्ट पे। तो ये पहली बात है कि ये एजेंडा कब शामिल किया गया यूएन द्वारा, 2030 में, 2015 ये 2030 तक प्राप्त करने के लिए सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा लेके आया गया यूएन द्वारा, और 2015 में लेके आया गया। तो कितने लक्ष्य हैं, तो 17 लक्ष्य हैं, और उप लक्ष्य कितने हैं, 169 है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो एसडीएसन रिपोर्ट निकालता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क बोला जाता है, जो यूएन का है, वो सतत विकास रिपोर्ट निकालता है। ये कौन सा संस्करण रिपोर्ट निकाला, 2015 के बाद इससे निकाल रहा है, तो 2015 के बाद ये 7वां संस्करण है। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो संकट से सतत विकास तक इसका रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट का शीर्षक वेरी इंपॉर्टेंट, संकट से सतत विकास तक का या इसका शीर्षक है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा कि वैश्विक और क्षेत्रीय प्रगति का अवलोकन देखें तो लगातार दूसरे वर्ष भी 2021 में वैश्विक एसडीजी जो औसत है उसमें गिरावट आई है। तो हमेशा ध्यान रखना कि वैश्विक स्तर पे ये ऐसा पूछ ले कि वैश्विक स्तर पे क्या एसडीजी में हमेशा वृद्धि हो रही है, नहीं, लगातार जब से कोविड आया है लगातार दूसरे वर्ष क्या है, एसडीजी के जो औसत स्कोर है उसमें गिरावट देखी गई है, ठीक है। जिसमें मेन कारण क्या है, एसडीजी 1 गरीबी की समाप्ति करने से रिलेटेड है, वो उसमें कमी आना। एसडीजी 8 क्या है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास पे ध्यान देना, उसमें कमी आया, ठीक। और
एक है कि एसडीजी 11 से लेके 15 तक खराब प्रदर्शन रहा। इन कारणों से जो एसडीजी स्कोर है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ये कथन और कारण में अगर पूछ लेगा तो फंस जाओगे। तो ये पहले बता रहे हैं कि 2 साल से इसके एसडीजी स्कोर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप रैंकिंग की रिपोर्ट में देखें कि कौन नंबर 1 पे रहा। तो नंबर 1 पे देखो फिनलैंड था, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे स्वीडन था। तो ये 3 सीक्वेंस हमेशा याद रखना, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक। अगर देखें कि सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा एसडीजी इंडेक्स में, सूचकांक में, तो दक्षिण सूडान का रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कुल कितने देश का इंडेक्स जारी किया गया, 163 का। और 3 नार्डिक देश हैं, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। ये इनके फिनलैंड के बाद इनका स्थान रहा, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे का, ठीक है ना। अब देखो कि एसडीजी सूचकांक 2022 में शीर्ष 10 देश यूरोप के हैं। शीर्ष 10 देश किसके हैं, यूरोप के हैं। भारत की रैंकिंग देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 121वां रैंकिंग है एसडीजी इंडेक्स में। 163 देश कुल थे, उसमें कौन सा रैंक है, 121वां। और स्कोर देखें तो 60.32 है ओवरऑल स्कोर, ठीक है ना। भारत की अगर पूछा जाए तो किस में रखा जाएगा एसडीजी में, तो लो एसडीजी कमिटमेंट में रखा जाता है भारत को। इसको इसकी श्रेणी क्या है, 40 से 50 में वर्गीकृत किया गया है, 40 से 50 क्या स्कोर के बीच में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लो एसडीजी कमिटमेंट में भारत को शामिल किया गया। अब भारत का एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक में विगत 3 वर्षों से लगातार गिरावट आ रही है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, विगत 3 वर्षों से। 2020 में देखें तो 117 था, 21 में कितना था, 120 था, और 22वें में कितना हो गया, 121 हो गया, ठीक है ना। तो इसके मुख्य कारण भारत में एसडीजी के गिरावट के कारण क्या है, 1 है, 3 है, 7 है, 6 है, 8 है और 9 है। ये डिटेल में हम एसडीजी पे एक टॉपिक बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि क्या किससे रिलेटेड है। लेकिन ये ध्यान रखना कि भारत ने कौन से एसडीजी को प्राप्त कर लिया है। तो एसडीजी 13 है जो जलवायु करवाई से रिलेटेड है, और एसडीजी 12 है संबंधीय उपभोग और उत्पादन से रिलेटेड है। इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है भारत। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। अब ब्रिक्स देशों में देखो तो भारत का नंबर देखो, ब्राजील 53 नंबर पे है, रूस 45 नंबर पे, भारत 121 नंबर रैंकिंग पे, और चीन क्या है 56 पे, और दक्षिण अफ्रीका 108 पे। तो ओवरऑल देखो ब्रिक्स में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, भारत का है, ठीक है। और नंबर 1 पे किसका है, रूस का है। तो ये सीक्वेंस हमेशा लगाना होगा, भारत के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्थान है नीचे से, ठीक है। अब ईस्ट और साउथ एशिया की बात करें तो बांग्लादेश और कंबोडिया 2 ऐसे देश हैं जो 2015 के बाद एसडीजी में सबसे अधिक क्या किए हैं, प्रगति किए हैं। ये जानना है कि ईस्ट और साउथ एशिया के 2 देश हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में आ जाए तो बेनिन और मेक्सिको द्वारा एसडीजी सॉवरेन बॉन्ड जारी किया गया। तो पूछ लिया जाएगा कौन से देश के द्वारा जारी किया गया, तो बेनिन और मेक्सिको द्वारा जारी किया गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि जो यूएन एसडीएसएन की बात कर रहे थे, ये कब, इसकी स्थापना कब हुआ था, यही रिपोर्ट निकलता है। तो 2012 में स्थापित किया गया था, और इसके द्वारा एसडीएसएन के द्वारा ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। और न्यूयॉर्क, पेरिस और कुआलालंपुर, ये 3 जगह पे एसडीएसएन का क्या है, कार्यालय है, ठीक ठीक है। न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, कुआलालंपुर में है, ये 3 जगह एसडीएसएन के कार्यालय स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया ये वीडियो, दो कम बनाना चाह रहे थे, लेकिन रिवीजन हो गया एक ही वीडियो में। अगर ये वीडियो देख लोगे तो सफिशियंट हो जाएगा। जो हमने सितंबर में एक पोर्शन, सितंबर तक जो हमें करना था, सितंबर तक का एक पोर्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।